चलो सभी को नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। तो प्यारे बच्चों माफी चाहूंगा, थोड़ा सा माइक का इशू था, इस वजह से हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग के 10 सेकंड की आवाज नहीं सुनाई दी, बट कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की ग्रामीण बैंक भर्ती यानी कि आपकी आरआरबी की क्लास चल रही है। चौपाल बैच नाम है इसका, और इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, और उसमें हम बात करने वाले हैं इडियम्स के बारे में, यानी मुहावरे। और एक क्लास इसकी ऑलरेडी कर ली है हमने, और उम्मीद है आप लोगों ने वो पिछली वाली क्लास अच्छे से देखी है और आपको अच्छे से वो चीजें समझ में भी आ चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए अभी अब ओके है ना बेटा? चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से आवाज़ वगैरह सबको सुनाई दे रही होगी। चलिए, तो हमारे स्ट्रीमर जी आज बैठे हुए हैं यहीं पे क्लास में ही हैं, तो ये जो है कोई भी दिक्कत आएगी तो ये ठीक कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इडियम चल रहा है हमारा, तो 35 तक कल की क्लास में हमने देख लिया था, कर लिया था। अब उसके आगे चलते हैं, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन था आपका, मतलब इडियम था आपका एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट, अब व्हाट विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ इट? तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ का ऑथेंटिकेशन होना, यानी कि किसी चीज़ का जेन्युइन टेस्ट होना, उसको कहा जाता है एसिड टेस्ट। राइट ट्रैक? तो देखो, द ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग, या द ट्रू टेस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ समथिंग, या द ट्रू टेस्ट ऑफ एसिड बॉटल। तो देखो, एसिड वर्ड भले ही लिखा है, लेकिन इसके मीनिंग में एसिड वर्ड नहीं आना चाहिए। राइट? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे द ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ वाटर, नहीं, यहाँ पे वाटर की बात नहीं है। यहाँ पे बात क्या होगी? किसी की एक्चुअल वैल्यू, किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू, किसकी वर्थ कितनी है, उसको कहा जाता है एसिड टेस्ट। ठीक है, अग्नि परीक्षा कह सकते हैं। लाइक मींस बिजनेस, मीन बिजनेस, इसका मतलब क्या है बेटा? तो टू बी सीरियस अबाउट ऑन वर्क, यानी कि किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा ही सीरियस होना। ठीक है, या फिर दूसरा है कि टू बी सीरियस अबाउट बाइंग समथिंग, किसी चीज को खरीदने के लिए बहुत सीरियस रहना। या टू बी सीरियस अबाउट टेकिंग एक्शन, यानी कि किसी एक्शन को लेने के लिए सीरियस होना। या टू बी सीरियस अबाउट फाइंडिंग कॉज, यानी कि रीजन को ढूंढना, किसी चीज के कॉज को ढूंढना, उसको कहा जाता है। तो मीन बिजनेस का मतलब क्या हो जाता है बेटा? इसका मतलब हो जाता है टू बी सीरियस टू टेकिंग एक्शन, यानी कि क्या, कि कोई एक्शन को लेने के लिए बहुत सीरियस रहना। मीन बिजनेस यानी कि किसी तरीके का उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज की वो नहीं दिखनी चाहिए, यानी कि उस चीज में बहुत ज्यादा सीरियसनेस होनी चाहिए। ठीक है, एक्शन टेक करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल बेटा। चलिए बिल्कुल पांडा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आओ। अब बेटा अगला आता है आपके सामने सेल थ्रू समथिंग। सेल मतलब समझते हो, यानी कि तैर के कहीं जाना या नाव के ऊपर बैठ करके कहीं जाना, सेल कहते हैं। तो सेल थ्रू समथिंग, तो टू बी सक्सीड वेरी इजीली इन समथिंग, यानी कि किसी चीज में बहुत आसानी से सक्सीड हो जाना या जीत जाना। टू सक्सीड विद वेरी डिफिकल्टी, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से पार हो जाना, पार पा जाना। टू सक्सीड विद चीटिंग, यानी कि चीट करके पार होना, मतलब चीट करके पास हो जाना या सक्सेसफुल हो जाना। ये चौथा है आपके सामने, टू सक्सीड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए सक्सेसफुल होना। तो ऐसा होगा क्या? तो देखो, तो सेल थ्रू समथिंग, तो थ्रू समथिंग के लिए आपका आएगा पहला पहला वाला ऑप्शन, टू बी सक्सेस वेरी इजीली इन समथिंग। ठीक है, यानी कि किसी को ऊपर ऊपर से ही पार कर लेना, यानी कि इजीली कहीं सक्सेस मिल जाना, उसी को कहा जाता है सेल थ्रू समथिंग। सेल थ्रू समथिंग, टू सक्सीड वेरी अर्ली, वेरी इजीली इन समथिंग, किसी काम में बहुत आसानी से सक्सीड कर जाना, सक्सीड हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, अगला है डेड वुड। डेड वुड, अच्छा यहाँ पे डेड से एक और याद आया, बीट अप द डेड हॉर्स। ऐसा था एक आज मॉर्निंग में, या शायद कल मॉर्निंग की एडिटोरियल क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, बीट अप द डेड हॉर्स। तो डेड हॉर्स को बीट करना, तो इसका मतलब क्या था कि जो काम ऑलरेडी हो चुका है आप उसी में अपने एफर्ट्स को लगा रहे हो। जो काम ऑलरेडी डन हो गया है, कंप्लीट हो गया है, आप उसी में अपने एफर्ट्स मार रहे हो, उसी में आप और मेहनत कर रहे हो, तो उसी को बीट अप द डेड हॉर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे डेड वुड बना है वर्ड। तो पीपल और थिंग्स दैट आर वेरी यूजफुल, लोग या फिर कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या यूजफुल हो। पीपल और थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल और नेसेसरी, यानी कि कोई चीज जो नो लॉन्गर यूजफुल और नेसेसरी, जो चीज जो मतलब ज्यादा यूजफुल या नेसेसरी ना हो, डेडवुड उसको कहेंगे। या पीपल और थिंग दैट इज नॉन टू यू, यानी कि कोई चीज जिसको आप जानते हो पहले से, कोई पर्सन या कोई चीज जो पहले से आपके साथ फैमिलियर है वो। या फिर चौथा है आपका पीपल और थिंग दैट आर अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। वैसे इसका एक और सिनोनिम होता है बेटा, एक और सिनोनिम होता है क्या? वो होता है डिजर्ट। क्या होता है बाबू? वो होता है डिजर्ट। ठीक है, आज ही क्या था ना, हाँ, बीट ऑफ द डेड हॉर्स। तो डेड हॉर्स वाला आपको याद आ गया, बिल्कुल। देखो, अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना, छोड़ना या त्याग देना, इसी को डिजर्ट भी कहते हैं, DESERT। ठीक है, ध्यान रखना इसका, DESERT, डिजर्ट यानी कि छोड़ देना। आंसर इसका फिलहाल भी है, मगर उसकी मीनिंग मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी। ठीक है, चलो, डेडवुड का मतलब हो जाता है पीपल और थिंग दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल और नेसेसरी है, यानी कि अब वो वुड जो है वो उसका काम खत्म हो गया, अब वो नो लॉन्गर नेसेसरी, अब उसका काम नहीं है हमको बिल्कुल भी, तो उसी को डेडवुड कहा जाता है। ध्यान रहेगा बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे अब मान करके चलिए कि अब आप स्कूल टाइम में जब पढ़ रहे हैं, तो जब आप 7th क्लास में हो, आप 8 में आने वाले हो। ठीक है, तो अब आप 7th क्लास का एग्जाम खत्म हो गया, पास भी हो गए, तो अब जो है आपके लिए वो बुक्स वगैरह, अब वो बुक आपकी दुश्मन बन जाएगी, उसको जल्दी से जल्दी यार अब नहीं बुक आएगी, तो वो आपके लिए नो लॉन्गर यूज हो गई, यानी अब उसका कोई काम नहीं है, अब यूज नहीं है, उसी को कहा जाता है डेड वुड। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, अगला है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन मतलब सोने का हैंडशेक, यानी सोने का हाथ मिलाना। तो अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही लीव्स अ कंपनी और रिटायर, यानी कि कोई पर्सन जब रिटायर हो रहा है किसी कंपनी से, तो उसको एक हैंडसम अमाउंट देना, पैसे देना अच्छा खासा, तो उसको कहा जाएगा क्या? हाँ, डेट से याद कर सकते हैं बेटा, बहुत आसान है, देखो वर्ड बहुत आसानी से आप रिलेट कर सकते हो, डेट से आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो देखो डेट, हाँ इस पे आते हैं, जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं ना, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ सही कहा। तो गोल्डन हैंडशेक यानी कि सोने का हाथ मिलाना, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई पर्सन जब रिटायर हो रहा है या कोई कंपनी छोड़ रहा है, तो उसको एक हैंडसम अमाउंट मिलना। अगला है अ बिग सम ऑफ मनी स्टोलन, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट चोरी कर लेना, चुरा लेना। या फिर अ बिग सम ऑफ मनी गिवन इन प्रेशर, प्रेशर में किसी को अमाउंट देना। या बिग सम ऑफ मनी सबमिटेड, सबमिट करना किसी को पैसा। नहीं बेटा, यहाँ पे इसका सही जवाब सबमिट वमिट नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि जब कोई पर्सन किसी कंपनी से हट रहा है, रिटायर हो रहा है, जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब वाले आप में से अगर किसी के मम्मी पापा हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो रिटायर होते हैं, तो एक अच्छा अमाउंट मिलता है, या यूँ कहो कि जब वो हटते हैं वहाँ से, तो रिटायरमेंट की पेमेंट मिलती है, तो उसी को कहा जाता है गोल्डन हैंडशेक, सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही लीव्स अ कंपनी और रिटायर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, अगले पे चलते हैं। एट 6 and 7, एट 6 and 7, इसका मतलब क्या होता है? इन परफेक्ट ऑर्डर, वेरी हैप्पी, इन डिसऑर्डर या वेरी सैड। याद होगा आपको, मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था, इन परफेक्ट ऑर्डर के लिए एक शब्द था एप्पल पाई ऑर्डर। याद करो, मैंने वहीं पे आपको बताया था कि अगर कोई चीज सिस्टमैटिक ना हो तो उसको क्या कहा जाता है। हाँ, तो उसको क्या कहा जाता है? तो अगर कोई चीज सिस्टमैटिक हो तो जाहिर सी बात है उसको एप्पल पाई ऑर्डर कहा जाता था, और अगर कोई चीज सिस्टमैटिक ना हो, अनसिस्टमैटिक हो, तो क्या कहा जाता है बाबू उसको? तो उसको कहा जाता है एट 6 and 7, एट 6 and 7। ठीक है, चलिए बढ़िया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कहाँ गया? इनपरफेक्ट, वेरी हैप्पी, डिसऑर्डर। ये रहा डिसऑर्डर, देखो सी पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपका? सी पे लिखा हुआ है डिसऑर्डर। चलिए बढ़िया बेटा, हाँ पढ़ते पढ़ते आ जाता है अपने आप ही, वो चीज़ तो है बेटा। पेंशन कहते हैं, बिल्कुल बेटा पेंशन कहते हैं उसे, बिल्कुल आयुषी सिंह।
चलिए चिन्नू बाबू एंड सोनम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला आता है, ये तो आंसर हो गया आपका डिसऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर याद रखना, वो इसका बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है, वो अलग है, ये अलग है, वो इसका एकदम अपोजिट है, उल्टा है। एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि कोई चीज सिस्टमैटिक वे में होना, एक प्रॉपर ऑर्डर में होना, और ये इम्प्रॉपर ऑर्डर में होना, मतलब बफल होना। आगे बकल डाउन, BUCKLE बकल डाउन, तो क्या होगा बकल डाउन का? तो टैकल अ टास्क विद डिटर्मिनेशन, यानी कि पूरी हिम्मत के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ इच्छा, दृढ़ निश्चय, उसको कहा जाता है डिटर्मिनेशन। तो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ किसी को टैकल करना, कोई टास्क करना। फियर टू टैकल अ टास्क, यानी कि फियर होना, कोई काम करने में डर लगना, या आस्क टू टैकल अ टास्क, या रिफ्यूज टू टैकल अ टास्क। तो बकल डाउन कि भाई अब जो है बकल डाउन कर दिया, यानी कि क्या कर दिया कि किसी टास्क को जो है बहुत ही ज्यादा जज्बे के साथ उसको करने के लिए रेडी हो गए आप, कि हाँ हम करके दिखाएंगे इस काम को, मैं ये काम करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है बकल डाउन, ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि मुकेश पाल बकल्ड डाउन फॉर दिस वर्क, यानी कि उसने जो है इस काम को के लिए बकल डाउन कर दिया है, यानी कि अब जो है इस काम को करके दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये देखो ए ऑप्शन तो लिखा है, देखो सबसे ऊपर ही तो था ये। अगला क्वेश्चन है आपका अ लोड ऑफ कॉबलर। कॉबलर जानते हो क्या होता है? मोची, कॉबलर, मोची जो वो जूते वगैरह नहीं सिलता है वगैरह, तो उसको मोची कहा जाता है, कॉबलर। तो लोड ऑफ कॉबलर, तो इसका मतलब गुड न्यूज, वेरी फेमस, रबिश या ग्रेट। इसका मतलब क्या होगा? कॉबलर का लोड, कॉबलर का लोड क्या हो सकता है? अच्छे न्यूज के लिए बोलेंगे, रिलेट करके सोचो जरा क्या पॉसिबल है यहाँ पे। वेरी फेमस यानी कि बहुत ज्यादा प्रख्यात होना। अच्छा हिंदी भी बताओ साथ में? हाँ बेटा बिल्कुल हिंदी के साथ चलते हैं, बिल्कुल। देखो अ लोड ऑफ कॉबलर, इसका मतलब क्या है कि बकवास चीजें, बहुत बकवास बातें, या कोई बकवास काम, कोई बकवास एक्टिविटी, तो उसी को कहा जाता है इट इज सच अ लॉट ऑफ कॉबलर। क्या बोलते हैं? इट इज सच अ लॉट ऑफ कॉबलर। नहीं आयुषी गलत है बेटा, आपका जवाब गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रबिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तो रबिश हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। लोड ऑफ कॉबलर याद रखना, अगर कोई चीज आपको अच्छी ना लगे, लगे कि यार यार बेकार है यार, ये तो मुझे 25, ये तो खेल मुझे पसंद ही नहीं है यार, ये काम करना मुझे पसंद नहीं है यार, ये पर्सन मुझे पसंद नहीं है, कोई भी चीज जो आपको कहना हो यार रबिश, व्हाट रबिश, तो आप वहां कह सकते हो इट इज सच अ लॉट ऑफ कॉबलर, इट इज सच अ लोड ऑफ कॉबलर। नेक्स्ट अगले पे आते हैं, अ पिग इन अ पॉक, लगा लो इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट करके। अ पिग इन अ पॉक, अ पिग इन अ पॉक, ये क्या है? तो एक्सेप्ट डील इन अ प्रेशर, यानी कि प्रेशर में आकर के कोई डील एक्सेप्ट कर लेना, या फिर एक्सेप्ट डील विदाउट नोइंग, बिना जानकारी हासिल किए आप जो है किसी भी चीज, कोई भी डील जो है वो एक्सेप्ट कर लिया आपने, या फिर एक्सेप्ट डील आफ्टर डिटेल एनालिसिस, या डील ड्यू टू थ्रेट, ये धमकी की वजह से कोई डील को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ चलिए क्लास बैक हो रही है। अरे यार हमारे स्ट्रीमर भैया चले गए, वरना मैं उनको बोल देता, अभी निकले हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी आएंगे, मैं फिर बोल देता हूँ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, हैं पढ़ाती हो, पढ़ाते हो। अरे भानु प्रताप जी थोड़ा सा ध्यान रखो भाई जेंडर का भी ध्यान रखो। कह रहा है सर आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ाती हो। चलिए जी शुक्रिया हाँ बिल्कुल, आप भी बहुत अच्छे लड़के हो। हाँ ट्रक, आप भी बहुत अच्छा लड़के हो चलो ठीक है। देखो पिग इन अ पॉक, इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा? पिग, देखो इसका आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। देखो पांडा का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया पांडा, शाबाश बेटा। इसका आंसर भी हो जाएगा पांडा। तो एक्सेप्ट डील विदाउट नोइंग, एक्सेप्ट डील विदाउट नोइंग, यानी कि किसी चीज को बिना जानकारी, बिना जाने पहचाने, बिना उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लिए ही उस पर काम करना, या कोई डील पैक कर लेना, डील तय कर लेना, उसी को कहते हैं पिग इन अ पॉक। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि बेटा अगर आपको वोकैब और सीखनी है, और ज्यादा चीजें जाननी, सीखनी, समझनी है, तो आप लोग एडिटोरियल की जो सुबह 8 बजे क्लास होती है ना, इसको रेगुलर लीजिए। इसमें आपको डेली अपडेटेड वोकैब मिलते हैं, ठीक है बेटा, डेली अपडेटेड वोकैब मिलते हैं। वहां से आप लोग रेगुलर रहेंगे ना, तो आपको वहां से जो वोकैब सीखोगे, तो उसके आगे से ये सब तो खुद लगेगा कि यार ये तो भले ही कम कराया, लेकिन वहां पे बतेरा मिल जाएगा आपको। रेगुलर होती है ना वो क्लासेस, तो अपडेटेड वोकैब मिलते हैं, रोज के नए नए वोकैब वहां पे आपको सीखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप वो सेशन जरूर अटेंड किया कीजिए, रोज सुबह 8 बजे, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। उसके थ्रू आप लोगों को पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे चले, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। तो पिग इन अ पॉक यानी कि बिना जानकारी लिए, बिना जाने पहचाने, बिना जानकारी लिए आपने क्या कर लिया? डील पक्की कर ली कि भाई आप किसी से अगर स्कूटी खरीदना चाहते हैं, या फिर जो है आपको कोई कार, कुछ भी, तो आप जो है बिना जानकारी लिए आपने वो स्कूटी या कार या बाइक जो भी आपने खरीद ली, पहले जानकारी तो ले लेते, नहीं लिया तो पिग इन अ पॉक, फंस गए भैया आप। तो पिग इन अ पॉक हो गए आप, यानी कि अब आप जो है उसमें फंस गए, ठीक है। अगला एट वन फेल स्वूप, एट वन फेल स्वूप, तो आफ्टर लॉट्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद कोई काम करना। इन अ सिंगल एक्शन, एक बार में कोई काम कर देना, बाय मिस्टेक, गलती से, जॉइंट एक्शन यानी एक साथ। तो एट वन फेल स्वूप यानी एक ही बार में कोई काम कर दिया। इन अ सिंगल एक्शन क्या होगा ना? सिंगल एक्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा, एट वन फेल स्वूप। अगर आप कोई किसी को कहना है कि भाई मैंने तो यार एक बार में वो काम कर दिया, बिना रुके, बिना मतलब सोचे समझे, फट से, मतलब मेरे पास मौका है, मैंने फट से ये काम कर दिया, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है एट वन फेल स्वूप। बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा विचार किए, एकदम से मैंने वो कर दिया, ठीक है ना, एकदम से इन्होंने वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए, जिंदगी पलट दी। हाँ चलिए। अच्छा आप रेगुलर रहते हैं द हिंदू एडिटोरियल में, बहुत बढ़िया जी। अच्छा अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे रेगुलर रहो बस। हाँ देखो, देखो पांडा एक नाम का बच्चा है, कह रहा है मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एडिटोरियल में आओ। अच्छा मतलब आप मेरी नकल कर रहे हो पांडा अजीब अजीब नाम के बच्चा है मेरी क्लास में, ट्रक है, पांडा है, संदीप, सविता, आयुषी अच्छा मैं डायलॉग बोलता हूँ कि मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप उस क्लास में आओ, तो ये आपको अच्छा लगता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। एट वन फेल सूप यानी कि एकदम से, एकदम से, एकदम से, यानी कि इन अ सिंगल एक्शन, एकदम से या एक बार में। अवे विद द फेरीज, तो गिविंग विद द इंप्रेशन ऑफ बीइंग मोड, या ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, टॉकिंग स्टेज, या वेरी सैड। तो अवे विद द फेरीज, अवे विद द फेरीज का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका मतलब होता है क्या कि गिविंग द इंप्रेशन ऑफ बीइंग मैड, यानी कि ऐसा दिखाना जैसे कि आप जो है बिल्कुल ही सन की, आप बिल्कुल ऐसी हरकत करना जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि आप वाकई में मतलब उस चीज के बारे में जानकारी रखते भी हो या नहीं रखते, तो उसी को कहा जाता है अवे विद द फेरीज, यानी कि रियलिटी से बहुत दूर होना, सच से दूर होना, सच से दूर होना, या दूर होने का दिखावा करना, दिखावा करना, सच से दूर होना या दूर होने का दिखावा करना, उसको ही कहा जाता है। चलिए बढ़िया बेटा, नेक्स्ट पे आ जाए। अगला आता है बैक ऑफ बियॉन्ड, बैक ऑफ बियॉन्ड, तो ये एन आइडियल प्लेस फॉर हॉलीडे, हॉलीडे के लिए कोई बढ़िया सी जगह, कोई आइडियल प्लेस होना, या फिर अ प्लेस विद सर्टेन मेमोरीज, यानी कि कोई मेमोरीज, ऐसी प्लेस जहाँ पे आपकी मेमोरीज जुड़ी हुई है, या देखो यही वो जगह है जहाँ पे जो है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेला करता था, यही वो जगह है जहाँ पे मैंने डांस सीखा, या यहाँ पे मैंने पढ़ाया, तो कुछ भी जिससे आपकी मेमोरी जुड़ी है। या तीसरा है आपका रिलीजियस प्लेस, चौथा है लोनली फोरसेकन प्लेस। तो बैक ऑफ बियॉन्ड, बैक ऑफ बियॉन्ड, हिसाब लगाइए थोड़ा ना, कनेक्ट करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। देखो तो बैक ऑफ बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज लिमिट पार होना, यानी कि जहाँ तक उसकी लिमिट रीच होती है उससे भी आगे होना। तो आगे होने का मतलब क्या है कि आप आगे निकल गए, यानी कि वो चीज आप अबेंडन कर चुके हो, अबेंडन मतलब त्याग देना, छोड़ देना। तो बैक ऑफ बियॉन्ड का मतलब होता है
बैक ऑफ बियॉन्ड का मतलब लोनली प्लेस यानी कि फॉरसेकन प्लेस, ठीक है, बैक ऑफ बियॉन्ड, वैसे बिटन ट्रैक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है बाई हुक और बाई क्रुक। ये तो बड़ा आसान है, बाई हुक और बाई क्रुक। जैसे हम कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, भैया कैसे भी करके इस काम को करना है, कैसे भी करके इस काम को करना ही है, बाई हुक और बाई क्रुक। सुना है ये डायलॉग आपने? इस काम को निपटाना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करके, प्यार से चाहे गुस्से से, बाय हुक और बाय क्रुक। तो बाय परमिशन, बाय एनी मींस, बाय नोबल मींस, बाय रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब होता है बाय एनी मींस, ठीक है, साम दाम दंड भेद, किसी भी हाल में, एट एनी कॉस्ट भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, ठीक है, वो भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, एनी हाउ, एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, दोनों में से कुछ भी कह लो, बाय एनी मींस, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, चाहे प्यार से मानो तो प्यार से मनाओ और नहीं तो फिर गुस्से से मनाओ, जैसे भी, लेकिन ये काम करना ही करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला आता है बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स का मतलब किसी से बहस करना, टू आर्ग्यू, या टू रिक्वेस्ट यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करके कुछ बात कहना, टू गिव रिस्पेक्ट, किसी को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल भाव के साथ बात करना, बहुत रिस्पेक्ट देना, या टू बी पोलाइट, बड़ा ही पोलाइटली किसी से व्यवहार करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैंडी वर्ड्स। आप सोचो बैंडी क्या लग रहा है, कैसे वर्ड्स हो सकते हैं? बड़ा आसान है बेटा, इसका मतलब होता है बैंडी, देखो वर्ड में ही लिखा हुआ है बैंडी, यानी कि गुस्से से रिलेटेड, रेज से रिलेटेड वर्ड आ रहा है, गुस्से वाला टर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आर्गुमेंट ही होगा। आप गुस्से में इंसान कोई रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, रिस्पेक्ट देगा नहीं, पोलाइट तो होगा नहीं, गुस्से में ही होगा तो आर्ग्यू। तो बैंडी वर्ड्स यानी कि आर्गुमेंट करना किसी से, या झगड़ा करना, विवाद करना, मतलब मुंह से विवाद करना, दैट इज कॉल्ड द बैंडी वर्ड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो बैंडी वर्ड्स, बैंडी नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है, राइट, हाँ, जैसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं वैसे रिलेट करके आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ब्रेक द आइज। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक द आइज। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ इट? ब्रेक द आइज। इसका मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। चुप्पी तोड़ना। क्या होता है चुप्पी तोड़ना? जैसे मान करके चलिए आप किसी मुद्दे पे पहले बहुत देर तक लोग कोई बैठे हैं, सोच रहे हैं कि भाई क्या इसका जवाब दें, क्या जवाब दें, बहुत देर तक शांति रही, लेकिन अचानक से कोई कुछ बोल पड़ा तो उसने क्या किया? चुप्पी तोड़ दी। क्या किया उसने? चुप्पी तोड़ दी। बहुत देर तक सारे तो पहले चुप रहे, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कौन क्या जवाब देगा, कौन क्या जवाब देगा। तभी उनमें से एक पर्सन जो है वो मतलब बोल पड़ता है। तो जैसे ही वो बोल पड़ेगा तो क्या करेगा? वो चुप्पी तोड़ देगा। क्या कर देगा बेटा? चुप्पी तोड़ देगा। इसका मतलब होता है कि बहुत लंबी साइलेंस के बाद अचानक बोलना। तो इसको कैसे कैसे कर सकते हैं बेटा? तो टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, ये भी होगा। और अगर ये नहीं होता तो आपका क्या होता है पता है? फिर लिखा होता है टू ब्रेक द साइलेंस। चलिए, बढ़िया बढ़िया, सही कहा आपने, बिल्कुल पांडा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ब्रेक द आइस का मतलब है ब्रेक द साइलेंस, ब्रेक द साइलेंस या चुप्पी तोड़ना, एक ही बात है, कुछ भी कह लो। तो टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, बहुत देर तक साइलेंस होने के बाद अचानक से कुछ कह देना, ब्रेक द आइस। अच्छा, एक और होता है, सुन लो, एक और होता है, एक और था आइस से रिलेटेड है, एक और अभी जस्ट ध्यान से उतर गया। इट नो आइस, कट नो आइस, हाँ ये रहा, कट नो आइस। देखो इसका कोई बच्चा जानता है क्या? कट नो आइस, कोई जानता है इसकी मीनिंग? इसका क्या आंसर आएगा? इट इज माई सेकंड टाइम अटेंडिंग योर लाइव सेशन। अरे वाह, तनिष्का बघेल जी, आप रेगुलर रहा कीजिए ना बाबू, रेगुलर रहा कीजिए क्लास में, ठीक है। चलो देखो, कट नो आइस, आइस से रिलेटेड आपके दो निकल रहे थे, एक तो ब्रेक द आइस यानी कि चुप्पी तोड़ना, और दूसरा है कट नो आइस। इसका मतलब हो गया फेल्ड टू इंप्रेस समवन, या फेल टू मेक अ इंप्रेशन, ठीक है, इंप्रेस करने में फेल हो जाना, फेल टू मेक एन इंप्रेशन, इंप्रेस करने में, इंप्रेशन छोड़ने में फेल हो जाना, तो उसको ही कहा जाता है कट नो आइस, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका कहीं पे इंटरव्यू है, अब आप सोच के गए कि भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलूंगा वो बोलूंगा, सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन आप गए और आप फेल हो गए, आप बोल ही नहीं पाए, आपको बोलना क्या भूल गए, ठीक है। तो आप हम कह सकते हैं शी कट नो आइस इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, इन फ्रंट ऑफ दैट टीचर, इन फ्रंट ऑफ दैट मैनेजर, इन फ्रंट ऑफ दैट प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप जो है उस इंटरव्यू में फेल हो गए, आपने कट नो आइस, ये आपके लिए यूज हो जाएगा। आसान है ना, मजा आया सीखने में, कुछ नया मिला आपको, तो इसी को कहा जाता है कट नो आइस। और ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना, तो सेम सेम है दोनों, दिखने में दोनों सेम सेम है, तो परेशान मत होना। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। इसको बेटा मैंने एक शॉर्ट में भी बताया था, एक वीडियो थी, एक मतलब मैंने शॉर्ट अपलोड करवाया था, तो वहां पे भी बेटा ये शब्द आया था, ठीक है, मतलब ये मुहावरा आया था कि फ्री लंच जैसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है, फ्री लंच जैसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। चलो इसका मतलब क्या है? इवन अ मदर विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम हर लव, या फिर अगला है देयर इज नो जेन्युइन काइंडनेस इन दिस वर्ल्ड, या दोज हु आर टेम्प्टेड बाय फ्री थिंग्स एंड अप स्पेंडिंग मोर, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। बताइए, फ्री में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, हर चीज की कीमत हमको चुकानी ही पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट में लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, यानी कि बिना कोई आप कुछ नहीं पा सकते इस दुनिया में। कहते हैं ना, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना, सॉरी, अगर आपको कुछ खोना है तो कुछ पाना ही पड़ेगा, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर आपको कुछ पाना है इस दुनिया में, कोई चीज अगर आप पाना चाहते हो तो कुछ खोना पड़ेगा। जैसे अगर आपको ये जॉब चाहिए, अगर आपको अपनी जिंदगी सेटल करनी है, अगर आपको ये जॉब पानी है तो आपको खोना पड़ेगा, क्या खोना पड़ेगा? अपना नींद, अपना चैन, अपना सुख, अपनी मतलब कंफर्ट वाली लाइफ आपको ये खोनी पड़ेगी। जब तक आप ये खोगे नहीं कैसे आप जीत पाओगे, है ना? तो इसलिए आपको पहले खोना तो पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल, तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो वही है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, फ्री लंच जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ की कीमत होती है इस दुनिया में, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सच है, मैं भी मानता हूँ इस बात को। इवन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो इंस्टाग्राम फ्री में चलाते हैं, हम इतना कंटेंट फ्री में देखते हैं, तो बेटा उसमें भी आप पैसा खर्च कर रहे हो, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ खर्च हो रही है वो है आपका समय। इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिल रही होती है आपको, हर चीज़ की बहुत बड़ी कीमत आप चुका रहे होते हैं, राइट। चलिए, तो उसके लिए आप कह सकते हैं ये लाइन आज के बाद कि देयर इज नो सच थिंग, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, फ्री लंच जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। अगला है थ्रो अप द स्पॉन्ज, थ्रो अप द स्पॉन्ज, तो टू लाफ एट समवन, किसी पे बहुत जोर से हंसना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टू टॉक लाउडली, बहुत जोर जोर से बात करना, बहुत जोर जोर से बोलना, या टू अटैक यानी कि किसी पे अटैक कर देना या हमला कर देना, या इसके अलावा टू सरेंडर यानी कि हार मान जाना, हथियार गिरा देना। तो थ्रो अप दिस स्पॉन्ज, सोचो। नहीं, अब सोना भी नहीं है बाबू, अब बिल्कुल सोने का समय नहीं है अब आपके पास, अब एग्जामिनेशन अब आने शुरू हो जाएंगे, सर पे अब एग्जाम आएंगे आपके। देखो, बैंकिंग का जो होता है ना बेटा, बैंकिंग का जो एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस होता है, ये जून से लेकर के फरवरी तक का सफर है पूरा, फरवरी मार्च के आसपास तक का, ठीक है। जून से शुरू होगी कहानी, जून से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ऐसे करते हुए पूरा रिसाइकल हुए पूरा चलता रहता है, समझे। चलो मैं बता देता हूँ बेटा, देखो, तो थ्रो अप द स्पॉन्ज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका?
थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज, हार मान गए भाई, हार मान जाए, हार मान जाना, सरेंडर कर देना कि भाई एकदम जो है अपने हथियार गिरा देना, हथियार को छोड़ देना कि भाई आगे हम कंटिन्यू नहीं लड़ सकते, तो उसी को कहा जाता है थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज। ठीक है, उसी को कहा जाता है, उसी को कहा जाता है थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज। मिनट। हम्म, आगे अगला आता है मेक एन एस आउट ऑफ, मेक एन एस आउट ऑफ, तो वर्क वेरी हार्ड लाइक अ डोंकी, एकदम गधों की तरह पूरा काम करना, पूरे दिन भर तक सिर्फ गधे की तरह लगे हुए हैं, या फिर मेक अ मिस्टेक, कोई गलती करना, या फिर कॉज समवन और वन सेल्फ टू लुक फुलिश और स्टूपिड, या चौथा है बी स्मार्ट बट एक्ट डम, यानी स्मार्ट होकर के भी बिल्कुल डम्बू की तरह एक्ट करना। तो मेक एन एस आउट ऑफ इसका मतलब हो जाता है कि भाई कोई चीज का, कोई कॉज समवन फॉर वन सेल्फ टू लुक फुलिश और स्टूपिड, यानी कि बिल्कुल ही फुलिश या स्टूपिड दिखना। ठीक है, बिल्कुल ऐसी हरकत करना कि यार ये बड़ा फुलिश है, बिल्कुल फुलिश जैसी हरकतें करना, उसी को कहा जाता है क्या, मेक एन एस आउट ऑफ, मतलब हो ठीक है समझदार, लेकिन दिखाना ऐसे है आपको कि आप बिल्कुल ही क्या है, तो फुलिश हैं, उस तरीके से खुद को पेश करना। आगे चलते हैं, अगला है चिकन हर्टेड। चिकन हर्टेड जैसे चिकन का मतलब क्या है, जो मुर्गी होती है उसका दिल बहुत कमजोर होता है, यानी कि वो बहुत डरपोक टाइप होती है ना, भाग जाती है, जैसे इसको पकड़ने जाओगे, जैसे बिल्ली के बच्चे हैं आप पकड़ने जाते हो भाग जाते हैं, तो वही चिकन हर्टेड, इसका मतलब बहुत कमजोर दिल का इंसान। तो शॉर्ट टेम्पर यानी कि जल्दी गुस्से में आ जाने वाला, बोल्ड बहुत ज्यादा हिम्मत वाला, कावर्ड यानी कि डरपोक, और चौथा है कंपोज। तो आपका आंसर तो डरपोक होगा, क्योंकि चिकन हर्टेड का मतलब ही होता है कि बहुत कमजोर दिल वाला इंसान, क्या बहुत ज्यादा कमजोर दिल वाला पर्सन, उसको कावर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नो द रूप्स, नो द रूप्स यानी कि रस्सी को पहचानना या रस्सी को जानना। तो नो द रूप्स क्या होगा, तो टू अंडरस्टैंड द डिटेल, यानी कि किसी चीज की डिटेलिंग को समझना। या अगला है मेन सपोर्ट, यानी कि रियल का जो असली वाला सपोर्ट है वो पाना, या टू क्लिम अप ऑन रोप, यानी कि क्लिम ऑन का मतलब होता है चढ़ना। तो रस्सी पे चढ़ना, तो रस्सी पे चढ़ने की तो बात ही नहीं है, अनेबल टू अंडरस्टैंड इसका मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा डिटेल पा लेना, किसी चीज की प्रॉपर डिटेल ले लेना। तो नो द रूप्स, क्या मैं मान लो मैं कहता हूं कि यार मेरे को ना इस चीज की डिटेल अभी तक मिली नहीं है, तो आई डिड नॉट नो द रूप्स, मेरे को अभी तक इसकी डिटेल नहीं मिली, और वही अगर मिल जाए, डिटेल पता चल जाए, तो मैं क्या कहूंगा, नाउ फाइनली आई नो द रूप्स, नाउ फाइनली आई नो द रूप्स ऑफ इट। ठीक है, मेरे को इस चीज का, इस मुद्दे का पूरा एक एक डिटेल पता चल चुका है। ठीक है, राइट, हाँ बिल्कुल कंप्लीट डिटेल जान लेना, किसी भी चीज के बारे में पूरी डिटेल ले लेना। राइट सर जी, कभी कभी नेगेटिव विचार भी आते हैं, नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा। बेटा देखो एक बात बताओ रोहित लांबा, एक छोटी सी मैं आपसे बात पूछता हूँ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं फिर भी ये अज्यूम कर रहा हूँ, अगर आपका जीवन में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपने तैयारी के टाइम पे कितना डेडिकेशन, कितना डिवोशन से काम किया था, इससे पता चलता है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि आप अभी जितनी तैयारी कर रहे हैं ना, ये आपके करियर को बनाने का काम कर रही है। ये आपका 6 या 7 या 8 क्लास या स्कूल लेवल का एग्जाम नहीं है कि पास होकर अगले सीढ़ी पे चलना है, अगली क्लास में पहुंचना है। अब जो आपकी फाइट है, अब जो आपका एग्जाम होगा ना, वो आपकी जिंदगी बदलने का एग्जाम होगा बेटा, ये आपकी लाइफ बदलने का एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब पाने का एग्जाम है। तो यहाँ पे आपकी पूरी जिंदगी ट्रैक पे आ जाएगी, बहुत ज्यादा बदलाव आएगा जिंदगी में। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा बेटा, थोड़ा सा चलो मुझे लगता है आज आपको मोटिवेशन देना चाहिए, मोटिवेशन की जरूरत भी है। ठीक है, देखो अगर आप लोग कभी भी मन में ऐसा विचार आता है ना कि यार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो यार पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, परेशानी आएगी बहुत ज्यादा। देखो हो सकता है आप में से सभी बच्चों का अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो, कोई बच्चा जो है बहुत ठीक ठाक घर से हो, मतलब अमीर घर से है, ठीक है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो बहुत मतलब मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने स्ट्रगल देखा है। राइट, तो ऐसे में जो है उन बच्चों को ये चीज समझनी चाहिए कि अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको पहले तो मन से डर निकाल दो, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, अगर आपने सच्चे दिल से इसकी तैयारी कर ली, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन ना हो। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो बैंकिंग सेक्टर में हर साल 50 से 60 हज़ार आपकी वैकेंसी आती है, 50 से 60 हज़ार कम होते हैं क्या, 50 से 60 हज़ार वैकेंसी आती है हर साल। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे सर बच्चे भी तो उसी हिसाब से हैं, बच्चे भी तो बहुत सारे हैं जो फॉर्म भरते हैं। बताता हूँ, देखो बच्चे बिल्कुल होंगे फॉर्म भरने वाले ज़्यादा, लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो 2 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है, और एक बच्चा है उसका अभी जस्ट इसी साल ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, वो तैयारी में लग गया, ठीक है, अब वो बच्चा अगर तैयारी में लग गया है, तो उसकी तैयारी ज़्यादा होगी, आपकी 2 साल वाले की तैयारी ज़्यादा होगी, तो आपकी तैयारी ज़्यादा होगी। तो अगर आपने तैयारी शुरू करी है ना, तो जो आपसे 2 साल पहले से तैयारी कर रहा था, तो इस बार उसका पहले निकलेगा, उसका निकल जाएगा जो आपसे पहले से 1 या 2 साल से लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपने जब किया तब तक तो आपका इतना बेस ठीक नहीं हुआ था, 6-7 महीने तक आपने ठीक से पढ़ाई करी, तब जाकर के आपका स्ट्रांग होना शुरू हुआ। बैंकिंग को पता है दिक्कत क्या होता है, किसका सिलेक्शन नहीं होता, बैंकिंग को जो बच्चे ना यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और चपरासी पटवारी टाइप एग्जाम समझ करके ये बच्चे एग्जाम से 20 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा बेटा। वो एग्जाम दूसरे होते हैं जिसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, चपरासी पटवारी के लेखपाल, जो ये सब एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये सीन चलता है कि आप जो है 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना तैयारी कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। भाई उसका सिलेबस बिल्कुल अलग है। बैंकिंग में डेडिकेशन चाहिए, कम से कम नहीं भी तो मिनिमम बता रहा हूँ आपको 6 मंथ। जो बच्चा बैंकिंग की तैयारी चपरासी पटवारी टाइप समझ के करता है ना, उसका सिलेक्शन नहीं होता। मिनिमम 6 महीना तो बच्चे को लगता है पैटर्न जानने में, समझने में। पैटर्न समझेगा, वो जानेगा कि भाई एक्चुअल में है क्या, क्या चीज होती है, एडिटोरियल क्यों जरूरी है, आरसी कैसे निकलेगा, पैराजंबल को कैसे कनेक्ट करें, ग्रामर पे कितनी पकड़ बननी चाहिए, वो कैप कैसे निकाली जाती है। 6 महीने तक आप लगातार पढ़ते हो तो वो कैप स्ट्रॉन्ग होती है आपकी, और ये वोकैबुलरी सिर्फ आपके आरसी में ही काम नहीं आती है, पैराजंबल में ही काम नहीं आती, इवन इंग्लिश के अलावा भी ये आपकी रीजनिंग में भी काम आती है, क्योंकि रीजनिंग में कई जो है सिचुएशन बेस्ड आ जाती है चीजें। मैथमेटिक्स में जो कॉन्टेक्स्ट आते हैं लंबे चौड़े लिखने वाले, तो उसमें भी दिक्कत आती है कई बार। तो अगर वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो हर जगह काम आएगा, और वो 1-2 दिन का काम नहीं है। जब ये बैच आपका शुरू हुआ था, मुझे याद है फरवरी या मार्च में आपका शुरू हुआ था, तब से ही मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि बेटा एडिटोरियल डेली लिया करो, डेली लिया करो, डेली लिया करो। लेकिन आप में से 99% बच्चों ने मेरी बात को इग्नोर किया कि नहीं सर हम तो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। और अब मैं वादा कर रहा हूं कि अब जब मैं आरसी पढ़ाना शुरू करूंगा इस क्लास के अंदर, इस बैच में आरसी पैराजंबल सब, तब देखना मैक्सिमम बच्चे कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। बात यह है ना कि टीचरों की उतनी वैल्यू, बच्चा बैंकिंग का बच्चा अगर उस लेवल पे वैल्यू ना करे ना कि टीचर कह रहा है ये करने को, और वो चीज़ उसमें भी टाल रहा है बच्चा, इट मीन्स यही निकलता है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि फिर वो अपना जो 1 साल का सिलेक्शन प्रोसेस था, वो जो है उसने 1 साल की जगह पे उसने 2-3 साल तक खींच दिया। 1 साल का सिलेक्शन प्रोसेस था, 6 महीने में आपका बेस तैयार होता है। 6 महीना जिसमें आप मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस सबको समझ लेते हो आप। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो बच्चा स्कूल टाइम में नहीं पढ़ पाया होता, और यहाँ पे आके वो चीज़ें मिलती है। एसएससी के मैथ और बैंक की मैथ में जमीन आसमान का फर्क है। एसएससी की इंग्लिश और बैंक की इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क है। एसएससी की रीजनिंग और बैंक की रीजनिंग में कितना फर्क है। एसएससी की जीके और यहाँ की जीए में कितना फर्क है। फर्क बहुत होता है।
ठीक है, लेकिन अगर जो बच्चा ये फ़र्क को समझने से पहले ही ये सोच लेता है कि अरे 3 महीने का तो बैच है यार, आराम से कर लेंगे, 2 महीने में तैयारी हो जाएगी, कभी नहीं हो सकता। वो कहने की बात है कि 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा बैंक में, लेकिन कभी नहीं होता। जो बहुत अच्छी पता है बैंक में जो बच्चा पहली बार में सिलेक्शन ले लेता है ना, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बच्चा सिलेक्शन लेता है, आप उसको देखते हो, अरे भाई साहब, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया। आपने देखा होगा कई सारी हमारी वीडियोज़ बच्चों के साथ है, तो जब मैं बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा पहला अटेम्प्ट था? बच्चा कहता है हाँ सर पहला अटेम्प्ट था। ठीक है, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया एसबीआई क्लर्क में या पीओ में। तो आपको तो लगता है कि यार 1 साल में सिलेक्शन हो गया, लेकिन नहीं, वो उसकी 1 साल की मेहनत नहीं है, वो उसकी पिछले 18 साल की मेहनत है, 18 ईयर्स। आपको क्या लग रहा है, वो बच्चा स्कूल में क्या एवरेज रहा होगा? जिस बच्चे का एक बार में सिलेक्शन हो गया पहली बार में, तो क्या वो बच्चा स्कूल टाइम में एवरेज रहा होगा? या कमज़ोर रहा होगा? नहीं। वो बच्चा स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा होगा। वो स्टूडेंट स्कूल टाइम से ही बहुत बेहतर मतलब स्टूडेंट्स के बीच में रहा होगा, या उसका जो लेवल रहा होगा मैथ रीजनिंग करने का वो बहुत अच्छा होगा। तो उसका आपको 1 साल का मेहनत दिख रहा है, लेकिन सच बात ये है कि वो 1 साल की मेहनत नहीं है उसकी, वो 18 साल की मेहनत है उसकी, उसके पेरेंट्स की, सबकी। ठीक है? तो ऐसे में आप ये चीज़ तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया, किस्मत से हो गया, बिल्कुल नहीं। बहुत लंबे समय की वो मेहनत वो बच्चा कर रहा है। वही चीज़ आपको करनी है कि अगर आप स्कूल टाइम में एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को अभी कम से कम नहीं भी तो आपको जो है 2 साल तो आपको मतलब मिनिमम 1 ईयर तो आपको पूरा डेडिकेशन से देना पड़ेगा, और जैसे-जैसे टीचर आपको बता रहे हैं, वैसे-वैसे आपको क्लास करनी होगी, उसी हिसाब से आपको क्लास करनी है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ बार-बार एडिटोरियल की क्लास लो, वोकैब के अपने पीडीएफ बनाओ, अपना अलग से वो बनाओ, नोट्स वगैरह बनाना शुरू करो। तो ये सब जो मैं कह रहा हूँ क्यों? इसके पीछे का यही कारण है कि आप लोग अभी से अगर वो चीज़ें मेंटेन करेंगे, अभी से वो चीज़ें तैयार करेंगे, तो आने वाले 2 महीने 3 महीने के बाद जब आप वापस बैक देखोगे ना एक बार अपनी किसी भी क्लास को या आप अपने नोट्स को देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार इतने सारे मुझे याद हो चुके हैं वोकैब, इतनी सारी वोकैब से जो आपको आती है, इतने सारे न्यूज़ के कॉलम्स हैं जो आपको आते हैं, रीडिंग की हैबिट आपकी हो जाएगी अपने आप ही। और एक बार हैबिट हो जाती है ना, तो उसके बाद आप ना चाहते हुए भी आपको खुद मन करेगा पढ़ने का। इवन मैंने देखा है सिलेक्शन होने के बाद भी कई बच्चे एडिटोरियल की क्लास ले रहे होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद भी कई बच्चे जो है क्वेश्चंस वगैरह बना रहे होते हैं। क्यों? भाई आगे भी तो पढ़ना है। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि उतने पे रुक जाओगे। एक बात बताओ, आप अगर कल को क्लर्क बन जाओगे, भगवान करे अगर आप बन गए एसबीआई क्लर्क या आईपीएस आरआरबी क्लर्क, तो क्या सिर्फ क्लर्क पे जिंदगी खत्म आपकी? बताओ, नहीं ना। भाई क्लर्क के आगे भी तो लाइफ है। आगे आप पीओ भी बनोगे, आगे आप जाकर के एसओ में भी आओगे, मतलब बहुत सारे आप एग्जाम्स आगे निकालोगे। तो सिर्फ एक पे सीमित नहीं रहना आपको, आगे भी बढ़ना है। ठीक है? तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मेहनत से बच करके अगर आप सोचो कि मैं जो है सिलेक्शन पा लूँगा, तो ये हो ही नहीं सकता। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और प्रॉपर एक डायरेक्शन से मेहनत करनी पड़ेगी। देखो डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन जो है वो स्पीड से ज्यादा मैटर करती है। आपकी भले स्पीड कम है, आप धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हो, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन सही है, सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो ना, इट मीन्स कि आपका अभी नहीं थोड़े टाइम बाद सही, लेकिन सिलेक्शन तो होके ही रहेगा। और अपने आप को अगर कभी आपको जज करना हो कि मैं कितना इंप्रूव किया या कितना नहीं किया, तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। अपने आप को आपको जांचना है ना कि भाई मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आई कि नहीं आई, अभी भी जो है मेरी लाइफ वैसे के वैसे ही है, मेरे को उतना ही आता है। तो आप जो है ना अपने आप से एक सवाल करो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान करके चलिए कि आज की हमारी जो तारीख है वो मान लो आज हो गई हमारी 17, ठीक है? हाँ 17 है, राइट? अब सोचिए कि 17th ऑफ मई 2025, ठीक है? अब आप ये सोचिए कि 17th ऑफ मई 2024 के टाइम पे, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले, क्या आपको तब भी उतना ही आता था जितना आ जाता है? क्या आपकी मैथमेटिक्स में इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया? क्या आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया? या आपका वोकैबुलरी का सेक्शन स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़े कि नहीं बढ़े? ये सब छोड़ो, आप अपनी लाइफ को लेकर के पहले से ज़्यादा सीरियस हुए कि नहीं हुए? आप अपने आप को इस दिन से एक बार मैच करके देखो। अगर आपके मन में जवाब आता है कि यस पहले से इंप्रूवमेंट हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप वाकई में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप बहुत जल्द आगे बढ़ जाओगे, सिलेक्शन तक पहुंचोगे, मतलब डायरेक्शन सही है। कुल मिला के बात ये है कि अगर आपका जवाब आता है यस पहले से इंप्रूवमेंट है, इसका मतलब डायरेक्शन सही है। स्पीड भले ही कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड भले ही कम हो, बट डायरेक्शन आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है, राइट? अब आप ये टारगेट रख के चलो कि अगला जो सेम डे आएगा, यानी कि 17th ऑफ मई 2026, तो आप ये अपना जो टारगेट मान लो कि मेरे को अगले इस दिन तक या अगले दिवाली, अगले होली, अगला दशहरा जो भी आएगा, उस टाइम तक मेरे को जो है अपना सिलेक्शन लेकर के दिखाना है। उस समय मतलब अपना ना एक पूरा पहले से प्लान कर लो कि इस साल तक ये, उस साल तक ये, इस साल तक ये, कि भाई अगले साल के इतने तारीख तक या दिवाली तक मेरे को सिलेक्शन ले लेना है, और उसके अगले साल तक मेरे को घर बनाना है, उसके अगले साल तक मेरे को जो है कार लेनी है, उसके अगले साल तक शादी, उसके अगले साल तक ये वो, मतलब ऐसे करके ना अपना एक टारगेट फिक्स कर लो हर एक साल का। अभी क्या है ना कि आप भटके हुए हो, आपको यही नहीं पता कि मेरे को करना क्या है आगे, बस पढ़ रहे हैं तो रैंडम पढ़ रहे हैं, बिना गाइडेंस के, बिना कोई अप्रोच के, बिना कोई एग्जैक्ट टारगेट के आप रैंडम पढ़ रहे हो। तो रैंडम पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता, रैंडम पढ़ाई से कुछ नहीं होता। आप प्रॉपर जो है प्रॉपर अच्छे से अपना एक टारगेट फिक्स कर लो, एक एम फिक्स कर लो, और उसके बाद आपको दिखेगा कि भाई कहीं पे आपकी अगर कमी हो रही है, मॉक टेस्ट में अगर कमी हो रही है, अगर प्रैक्टिस में कहीं कमी हो रही है, या टॉपिक में कहीं कोई गलतियां हो रही है, तो आप सीरियस हो जाओगे फिर उस पे कि यार ये हो क्यों नहीं रहा मेरे से, यार ये वाले क्वेश्चंस बन क्यों नहीं रहे हैं, मैथमेटिक्स का ये वाला क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा, फिर आप उस पे ज्यादा टाइम दोगे। रीजनिंग का ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, उस पर आप ज्यादा टाइम देना शुरू कर दोगे, क्योंकि जब तक अपनी कमजोरी को आप ताकत नहीं बनाओगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। आप अपनी कमजोरी को ताकत बनाने की कोशिश करो, तभी काम होगा। आप ये सोचोगे कि मैथ में मैं ये वाला पोर्शन छोड़ करके आगे बढ़ जाऊं, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो सकता। आप ये सोचें कि मैं रीजनिंग में ये छोड़ के आगे बढ़ जाऊं, बाकी से सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं हो पाएगा। वैसे इंग्लिश में भी है कि आप बिना रीडिंग राइटिंग सेक्शन के सिलेक्शन नहीं ले सकते। हाँ ये हो सकता है कि एक पल को जो है आपका अपना ग्रामर का पोर्शन थोड़ा भले कमजोर रह जाए, लेकिन रीडिंग राइटिंग सेक्शन जरूरी है, वहां पे ये आपका स्कोरिंग पार्ट होता है, इसको आपको जरूर लेना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब बेटा यही है आपके साथ कि अगर आप लोग अभी से अपना प्लान अभी भी फिक्स करते हैं ना, अभी भी अगर आप सीरियस होते हो जिंदगी को लेकर के, तो आज 2025-2026 के दिवाली तक आपका सिलेक्शन तय है, क्योंकि 2026 का दिवाली अभी पूरा 1 साल है आपके पास, 1 साल और कुछ और महीने। तो कोई भी बैंकिंग का एग्जाम मिनिमम 6 महीना लेता है। अगर आप पूरे डिवोशन से पढ़ते हो एक एक दिन में 8 से 10 घंटे, अगर एक दिन में आप 8 से 10 घंटे अगर आप जो है अपनी तरफ से देने को तैयार हो, डिवोशन के साथ देने को तैयार हो, इसका मतलब ये है कि आपका 6 महीना मैक्सिमम है, जितने भी आप एग्जाम दोगे सारे क्रैक होंगे, ये तय है 6 महीना। अब जैसे कोई बच्चे का क्वांट अच्छा है, रीजनिंग बेकार है, किसी का रीजनिंग अच्छा है तो इंग्लिश बेकार है, किसी का इंग्लिश अच्छा है तो क्वांट में कमजोरी है, राइट? अलग अलग होता है भाई सभी का, सबका दिमाग एक जैसा थोड़ी है। अब मान लो आपका क्वांट वाला पार्ट थोड़ा कमजोर है, अब उसमें भी कौन सा पार्ट, पूरा क्वांट थोड़ी कमजोर होगा, उसमें भी तो प्रॉपर होंगे ना कि ये वाला हिस्सा कमजोर है वो, तो भाई उस पे ज्यादा काम करो। टीचर के पीछे लग जाओगे, सर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, या अपने डाउट्स पूछो ग्रुप में। आपको लगता है रीजनिंग में मेरा ये पार्ट कमजोर है, तो उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनाओ। इंग्लिश में इस टाइप का पार्ट मेरा कमजोर है, उसके क्वेश्चन आप ज्यादा बनाओ। जितना आप अपने कमजोरियों पे काम करना शुरू कर दोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर निखार आएगा। और अभी नहीं तो कब करोगे, बूढ़े होने पे या सिलेक्शन निकल जाने के बाद, एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद आपके पेरेंट्स आपसे हर साल पूछते होंगे, हर 2 महीने में पूछते होंगे, बेटा कब होगा पेपर, सच बताना होता है ना बेटा, ऐसे पूछते हैं घर वाले, बेटा कब होगा एग्जाम, कब होगा, कितने तारीख को होगा, अभी तक हुआ ही नहीं सिलेक्शन। रिश्तेदार तो एग्जाम नहीं पूछते, सीधा सिलेक्शन पूछते हैं, हुआ नहीं सिलेक्शन, अभी तक नहीं हुआ, कब तक पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, अभी तक एग्जाम नहीं निकला, सिलेक्शन नहीं निकला तुमसे। उसके बाद फिर आप लोग जो है सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर देते हो, ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हो,
प्लान बी ढूंढना शुरू कर देते हो, या चलो इसमें तो सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है, चलो प्लान बी देखते हैं, है ना, कोई दूसरी चीज़ देख लेते हैं, इसमें तो हो नहीं रहा है तो प्राइवेट में कहीं मार लेते हैं ट्राई, या यहाँ तो हो जाएगा, फिर सोचते हो चलो जॉब के साथ में पढ़ता रहूँगा, अपना जॉब भी चलती रहेगी और मैं पढ़ाई भी अपना करता रहूँगा, राइट। तो ऐसे में नहीं हो पाता। फिर जो है एक बार आप पढ़ाई से हट गए ना तो हट ही गए, मतलब आप अपने गोल से, यहाँ आपका टारगेट है, यहाँ तक आपकी सक्सेस है, आप यहाँ तक पहुँच करके आप वापस आ गए, थोड़ा और एफर्ट मारे होते तो हो जाता सिलेक्शन। तो थोड़ा और एफर्ट पता है कब मारने की जरूरत होती है? जून से लेकर के अगस्त तक, जनवरी से लेकर के मार्च तक जो है ना आपका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ तक कि चलो मई भी आप हल्का एफर्ट भी मारो चल जाएगा, लेकिन मई के बाद जब आपका शुरुआत होगी ना, जून जुलाई अगस्त, इसमें पूरी जान झोंकनी है आपको। क्यों जान झोंकनी? क्योंकि यही टाइम है आपके एग्जामिनेशन का, बैक टू बैक एग्जाम, बैक टू बैक एग्जाम, बैक टू बैक एग्जाम्स, इसमें पूरी जान लगा के पढ़नी है, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको रखनी है। और इतने ताने सुनने से अच्छा है कि एक बार पूरी मेहनत लगा के तो देखो। देखो मंजिल मिले ना मिले ये तो एक अलग बात है, मंजिल मिले ना मिले वो एक अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इसलिए कोशिश तो जारी रखो अपनी साइड से, मेहनत अपनी तरफ से पूरी करो, चाहे कुछ भी हो, मिले ना मिले सिलेक्शन वो ऊपर वाले के हाथ में है। आप मेहनत करोगे ये आपके हाथ में है। यू मे गेट नथिंग यू वांट बट यू विल गेट एवरीथिंग यू एक्चुअली डिजर्व। यानी कि तुम जो चाहते हो सकता है तुम्हें वो ना मिले, लेकिन तुम्हें वो चीज़ जरूर मिलेगी जिसके आप एक्चुअल में हकदार हो, जो आप डिजर्व करते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मेहनत करी और वो बेकार चली गई, कभी नहीं हो सकता। मेहनत खाली चली जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया का नियम ही यही है कि मेहनत करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। बस आप अपने फल के ऊपर ध्यान मत दो, मेहनत के ऊपर ध्यान दो, है ना। भगवत गीता में भी लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देने की जरूरत है, राइट। वहाँ से आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्महं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानते हो, सीखते हो, समझते हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से मोटिवेशन मिलता है और अपने आप को मोटिवेट खुद से करना सीखो। सिर्फ काम करो, अपना मेहनत करते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा। 8 घंटे देना शुरू कर दो आपसे। मई खत्म होने वाला है, जून जुलाई अगस्त। अगर आप अभी तक 8 घंटे से कम पढ़ रहे थे तो अब से डिसाइड कर लो कि 8 से ज़्यादा देना ही देना है, ठीक है। चलो आगे चले। चलो कुछ ज़्यादा ही मैंने आप लोगों को मोटिवेट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन ये तो हो गया था आपका टू अंडरस्टैंड द डिटेल। नो द रूट्स का मतलब हो गया टू अंडरस्टैंड द डिटेल, टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, ठीक है। चलो मेरे को प्रॉमिस करना कि सारे बच्चे सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में जुड़ोगे और नोट्स भी बनाओगे और नोट्स को चेक भी करवाओगे, ठीक है। नोट्स मुझे चेक भी करवाओगे अपने टेलीग्राम पे भेज करके कि देखो सर मैंने नोट्स बनाए हैं, चेक करवाने हैं, ठीक है। चलो आगे। तो हेलिना वाज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद डेमेट्रियस, ब्रिलियंटली, कंप्लीटली, कॉशियसली या केयरफुली। देखो ओवर हेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब हो जाता है पूरे तरीके से, कंप्लीट तौर से। यानी कि हम कहते हैं ना यार वो तो पूरे तरीके से एकदम जो है वो डिवोटेड हो गई है अपनी पढ़ाई को लेकर के, वो तो पूरे तरीके से जो है बिल्कुल जुनूनी हो गई है इस बार सिलेक्शन को लेकर के। तो कंप्लीटली, तो इसी को कहा जाता है ओवर हेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स, ठीक है। अगला आता है ही वेंट टू सोइंग वाइल्ड ओट्स ही रीप सफरिंग इन हिज लाइफ आफ्टर। यानी कि भाई जो चीज़ आप करोगे उसी का फल आपको बाद में मिलता है, वही चीज़ आप मतलब बाद में आप वापस रिटर्न में पाओगे, ठीक है। तो कैसे कहा जाएगा इसको? तो इररिस्पांसिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज या वार्निंग अदर्स एज अ यंगस्टर या सोइंग ग्रेन एंड कॉल्ड ओट्स व्हेन यंग इनवाइटिंग ट्रबल एज अ बॉय। नहीं, इररिस्पांसिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहते हैं ना कि सोइंग वाइल्ड ओट्स ही रीप्ड सफरिंग इन हिज लेटर लाइफ। यानी कि अगर आप वाइल्ड ओट्स कहते हैं ना बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, ये वही वाली चीज़ है कि अगर आप समय रहते मेहनत नहीं करोगे, मेहनत करने की उम्र में अगर आप आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में यही बात है, इंग्लिश में यही सेंटेंस मुहावरा यही बोला जाता है कि सोइंग वाइल्ड ओट्स, सोइंग वाइल्ड ओट्स, ठीक है। रीप सफरिंग यानी कि आप जो है वाइल्ड ओट्स अगर आप सो करते हो, सो का मतलब होता है बोना, बोना जो होता है ना कि जो है खेत किसान जो है वो बोता है, बीज बोता है, तो उसको कहा जाता है बेटा सो करना, ठीक है। तो SOW, तो उसी को कहा जाता है सोइंग वाइल्ड ओट्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है टू गेट वंस ऑन बैक, टू गेट्स वन ऑन बैक, तो टू गेट वंस पोजीशन बैक, टू गेट कंट्रोल ओवर समवन, टू गेट होल्ड ऑन समवन, टू गेट वंस रिवेंज, बदला लेना, रिवेंज लेना। आंसर देखो लिखा गया रिवेंज लेना, टू गेट वंस रिवेंज यानी कि बदला पूरा करना या बदला लेना किसी से, उसी को कहा जाता है, ठीक है। चलो टू गेट वन ऑन बैक, टू गेट वन ऑन बैक, ठीक है। चलिए हाँ बेटा मंडे से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, रीडिंग राइटिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल बेटा। चलो आगे चले, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला आता है हिज फ्रेंड बीट द बॉय टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर। उसके दोस्त ने जो है क्या किया, उस बीट द बॉय, बीट मतलब पिटाई करना, बीट द बॉय टू पे ऑफ द ओल्ड स्कोर। तो ओल्ड स्कोर को पे करने के लिए उसने उसको क्या किया, तो बीट किया। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर को पे करने के लिए। तो यहाँ पे टू फोर्स हिम टू बी स्कोरर इन अ मैच, यानी कि उसको फोर्स किया कि तुम बेहतर मार्क्स लाओ या बेहतर रन बनाओ। टू टेक रिवेंज यानी बदला लिया, या बिकॉज ही हैड नॉट सिक्योर्ड वेल अर्लियर या ही रिफंड ओल्ड ड्यूज। नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा, इसका मतलब फिर से वही है रिवेंज लेना, ठीक है। यानी कि पहले जो उसने गलती की थी उसका रिवेंज है वो अब ले रहा है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, यानी कि पुराने स्कोर के बदले में वो पे ऑफ कर रहा है, ठीक है, पे ऑफ कर रहा है। वैसे चलो यहाँ पे एक और मेरे को इडियम याद आ रहा है, अच्छा सा है, मैं लिखवा देता हूँ, नोट कर लेना। उसको कहते हैं बेटा फेस द म्यूजिक। क्या कहते हैं? फेस द म्यूजिक, यानी कि इसका मतलब होता है बेटा कि बोलते हैं ना कि इसके परिणाम के लिए तैयार हो जाना, के परिणाम के लिए तैयार हो जाना। तो यू हैव टू फेस द म्यूजिक, यानी कि प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार रहो। तो फेस द म्यूजिक यानी कि टू बियर प्रॉब्लम, टू बियर प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम झेलना, फेस द म्यूजिक प्रॉब्लम झेलना, ठीक है। हाँ चलो तो फेस द म्यूजिक, इसका हो जाएगा मीनिंग। एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, साथ साथ में नोट करना। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्रीलांस, अभी बताया था मैंने पीछे, फ्रीलांस जैसी कोई चीज नहीं होती, यानी कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, कुछ दिए बिना कुछ नहीं मिलता, कुछ कोई बिना कुछ नहीं पा सकते। थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज, खैरी वाला तो आपका हो गया था। तो ये आपका बेटा सारा इडियम्स हुआ। तो इसमें आगे के और वर्ड्स जो कि आपको करने हैं खुद से भी, तो अभी सेशन को मैं एंड करूंगा क्योंकि अगली क्लास का भी समय हो चला है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों मंडे से, कल तो आपकी स्पेशल क्लास है, कितने बजे है, 2 बजे यूट्यूब पे होगी, ठीक है। कल संडे स्पेशल इवेंट में लेकर के आ रहा हूँ। पूरे वीक में आप लोगों ने जितने भी वोकैब पढ़े हैं एडिटोरियल में, ठीक है, तो वो जो है हाँ एडिटोरियल की क्लास में जितने भी आपने वोकैब पढ़े हैं तो वो सारे के सारे वोकैबलरी जो है वो संडे को मैं डिस्कस करवाता हूँ। कभी कभी सैटरडे को भी डिस्कस होते हैं और इस बार संडे को हमने प्लान किया है। तो 2 बजे आपकी वो क्लास होने वाली है, यानी कि कल यूट्यूब पे होगी फ्री में। तो जिस बच्चे ने एक भी क्लास गलती से भी मान लो एडिटोरियल की छूट गई, तो आप अगर ये वाली क्लास ले लोगे ना तो टेंशन खत्म आपको। ये वाली क्लास अगर आप ले लोगे तो सारे वोकैब आ जाएंगे। हाँ ये है कि एडिटोरियल तो नहीं कराऊंगा क्योंकि पूरे वीक का एडिटोरियल कराने का मतलब 10 घंटे की क्लास, तो वो तो हो नहीं सकता। तो आप जो है वोकैब के लिए आ सकते हैं उसमें। तो कल 2 बजे है और मंडे से सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में जरूर जुड़ो 100%। और इस क्लास में आपका स्टार्ट होगा पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, ये सारे टॉपिक्स मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद जरूर आई होगी। लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, एप्लीकेशन की क्लास है, चलिए आदत हो गई है कोई बात नहीं, यूट्यूब कहीं मान लीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।